नमस्कार, आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में न्यूज़ नेशन के सम्मेलन में बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने इस सम्मेलन की शुरुआत करें, अपने विशेष अतिथि का स्वागत करें। इसके लिए मैं अपने एडिटर इन चीफ श्री मनोज गेरोला जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। वेलकम नोट के साथ वो सेशन की शुरुआत करें। आप सबका न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारा कॉन्क्लेव का विषय है 21 का उत्तराखंड। उत्तराखंड को अभी 21 साल हुए हैं, तो उत्तराखंड बिल्कुल ही यंग है, युवा है। न्यूज़ नेशन परिवार की ओर से मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन, राज्यसभा एमपी एवं मेरे मित्र श्री अनिल बलूनी जी का, जिन्होंने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। बलूनी जी 2018 में राज्यसभा के एमपी बने थे। जिस समय बलूनी जी राज्यसभा के एमपी बने, उससे पहले वो दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं में अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुके थे। बलूनी जी बीजेपी के मीडिया सेल के हेड थे। जनरली हम देखते हैं कि जो भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन होते हैं या जो राज्यसभा के जो एमपी होते हैं, वो ग्राउंड लेवल पे जाकर काम नहीं करते। वो आमतौर से ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में बिजी रहते हैं। लेकिन बलूनी जी ने बजाय ऊपर की पॉलिटिक्स करने के आम आदमियों के बीच काम करना ज़्यादा पसंद किया। यही कारण है कि बलूनी जी ने पिछले 3 साल में जो विकास के कार्य उत्तराखंड में किए, वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं पूरे देश में राज्यसभा के एमपीज़ के लिए कि किस तरीके से अगर राज्यसभा के एमपी चाहें तो वो अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। बलूनी जी जो प्रोजेक्ट उत्तराखंड में लेकर आए हैं या जो स्टार्ट करा है, वो वाकई इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि एक एक ट्रेन शुरू करी है हल्द्वानी और देहरादून के बीच में। और इसी तरीके से अगर हम बॉर्डर एरिया की बात करें तो बॉर्डर एरिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ काफ़ी कम है, वहाँ लोगों की सुविधा के लिए उन्होंने डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट से वैसे बात करके जो उनके हॉस्पिटल्स हैं उनको लोकल लोगों के लिए इन्होंने अवेलेबल कराया है। कहते हैं कि अगर जब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, जब किसी स्टेट में सड़कें बनती हैं या फिर ट्रेन हम लोग चलाते हैं, तो उससे पूरे क्षेत्र का विकास होता है। कई लोगों को रोजगार मिलता है, जो लोग व्यापार करते हैं उनको भी फ़ायदा होता है। और उसी तरीके से, और यही कारण है कि रोड और ट्रेन जो बड़ी चीज़ें हैं जो कि डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल ही बेसिक हैं। बलूनी जी आज जिस लेवल में पहुँचे हैं, उसके पीछे उनका कई सालों की कड़ी मेहनत है, विजन है, इंटेलिजेंस है। और यही कारण है कि आज बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी हों, वो अनिल बलूनी जी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। और ये ट्रस्ट अनिल बलूनी जी ने इतने कड़ी मेहनत के साथ अर्न किया है। और अनिल बलूनी जी ने इसका बखूबी जो फ़ायदा है वो आम जनता तक पहुंचाया है। ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं, चाहे हम ट्रेन की बात करें या फिर हम लोग बात करें कि जो बॉर्डर एरिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसे लाइन लगा के हैं प्रोजेक्ट्स, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स बेसिकली सेंटर के सपोर्ट से ही हैं। ये सेंटर के ही प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर हम देखें तो बलूनी जी का जो ये कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन साथ ही साथ बलूनी जी का एक और बात है, वो चाहते नहीं कि वो कभी भी लाइमलाइट में आएँ। आज हम देश का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल चलाते हैं, न्यूज़ नेशन। हमारा जो रीजनल चैनल है न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, उसका बार्क की रेटिंग के अनुसार हम लोग 70% मार्केट शेयर उत्तराखंड में हम लोग ओन करते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी बलूनी जी ने आज तक कभी नहीं कहा कि इनके किसी काम को हम हाईलाइट करें। बलूनी जी से जब भी मेरी मुलाकात होती है, क्योंकि दिल्ली में बलूनी जी का घर मेरे घर के पास ही है और उत्तराखंड में भी बलूनी जी का गांव मेरे गांव से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो बलूनी जी से जब भी बात होती है तो
तो बात घूम फिर के 5-10 मिनट पर एक ही टॉपिक पर आ जाती है कि उत्तराखंड का विकास और कैसे कर सके, डेवलपमेंट के लिए और क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो अंत में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई स्टेट में डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार का मतलब है कि स्टेट में भी बीजेपी की सरकार और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार राजधानी की गति से तभी भागती है जब उन दो इंजन के बीच का लिंक अनिल बलूनी जी की तरह हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर अटेंडिंग आवर कॉन्क्लेव। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और सबसे पहले अनिल भाई की अनुमति से मैं आप सब लोगों को हॉल में बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि हमारा उत्तराखंड जवान हो गया है, 21 साल का हो गया है। कल ही का दिन लगता था जब 2000 में उत्तराखंड बना था अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, लेकिन अब उत्तराखंड नित नई ऊंचाइयों को पा रहा है। और इन नित नई ऊंचाइयों को पाने में जो लोग अग्रणी हैं, जो लोग इस ऊंचाइयों को देने की जज्बा अपने मन में लिए बैठे हैं, उनमें से हैं एक मेरे मित्र अनिल बलूनी, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, मीडिया के प्रभारी हैं और साथ ही साथ पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। अनिल जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया है आज कि बीजेपी में अब हाउसफुल है और कोई जगह नहीं है। क्यों ज़रूरत पड़ी ये कहने की आपको, और आपको क्या लगता है क्यों हर आदमी भारतीय जनता पार्टी आना चाहता है इस मौके पर, जब चुनाव बस 4-5 महीने दूर है? दीपक जी, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे आज ये मौका दिया आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के लोगों से और बाकी देश के लोगों से बातचीत करने का। जहाँ तक आपने हाउसफुल का बोर्ड कहा, ये मैं इसका एक खंडन करता हूँ इस खबर का। मैंने ये नहीं कहा कि हाउसफुल, मैंने ये कहा कि हरीश रावत जी और उनके कुछ इर्द गिर्द 2-3 लोग जो हैं, उनको छोड़कर सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में आने में ललायित है और सब लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। अब भाई हमारी भी तो एक लिमिटेशंस है, तो हम लोगों को तो बाद में हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, अभी हाउसफुल का बोर्ड नहीं है, लेकिन लगाना पड़ेगा, ऐसे मैंने कहा। ठीक है, आपने हरीश रावत की बात की। आजकल बड़ी जंग चल रही है आपकी मीडिया में, वो आपके लिए कुछ बोलते हैं, आप उनके लिए कुछ बोलते हैं, लेकिन आप कैसे देखेंगे इस बात को कि उन्होंने पंजाब में सिद्धू का समर्थन किया, उस सिद्धू का समर्थन किया जो वाघा बॉर्डर पे बाजवा साहब के गले मिल रहा था, इमरान को अपना यार कह रहा था, उस बाजवा साहब के जो हमेशा दिल्ली के अंदर, कश्मीर के अंदर, देश के अंदर खून बहाने की साजिश रचते हैं? देखिए दीपक जी, पहले तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, हम तू मैं की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते। जो आपने कहा कि जंग चल रही है, हमारा जो लक्ष्य है वो उत्तराखंड का विकास, अपने प्रदेश का विकास, अपने देश का विकास। हम तू मैं की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन जब कोई ऐसा बयान आता है जो मन को कचोट जाता है, जो घाव बनाता है, तो उसका जवाब देना पड़ता है। बड़ी पीड़ा होती है जब जनरल बाजवा को प्रा यानी कि भाई कहा जाता है। किस बात का भाई कहा जाता है? हमारे जवानों के खून से जिनके हाथ रंगे हुए हैं। आप, हमारा ये वीरों का प्रदेश है, हमारे यहाँ रोज़ शव आते हैं बॉर्डर से, और उसको भाई कहेंगे जिसने वो शव भेजे हैं, जिन्होंने उस रक्त को बहा है, जिन्होंने हमारे यहाँ माताओं बहनों को विधवा किया है, उसको हम भाई कहेंगे? हरीश रावत जी, इस राजनीति को हम नकारते हैं। आप किन वोटों के लिए ये करना चाहते हैं? आप क्या सोच के ये राजनीति करना चाहते हैं? माफ़ी चाहता हूँ, हम इस विचार को नकारते हैं। आपकी जो रणनीति है, जो आपकी सोच है, ये वोटों के लिए। लेकिन मैं हैरान होता हूँ, किसका वोट चाहिए? क्या पाकिस्तान से वोट चाहिए क्या? हिंदुस्तान का बच्चा जनरल बाजवा को अपना विरोधी समझता है, अपना शत्रु समझता है, और किसी भी तरह से जो प्रा कहा जाएगा, भाई कहा जाएगा, हम इन लोगों का खंडन करते हैं। सिद्धू साहब से के बारे में उनसे पूछा गया कि उन्होंने करतारपुर साहब के कॉरिडोर के फंक्शन में ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा वो तो पंजाबी भाई हैं, पंजाबी प्रा हैं। तो ये प्रा शब्द क्या एक पाकिस्तानी के लिए इस्तेमाल करना ठीक ऐसा है? दीपक जी, आप इसको एक घटना के रूप में मत देखिए, एक ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। आप क्या करना चाहते हैं? इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है पीछे का, ये तुष्टिकरण का, ये अपीजमेंट का, इसका एक बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। पीछे देखिएगा, जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे तब भी यही काम करते थे, और
इतने वीर प्रदेश से आने वाले व्यक्ति जब कांग्रेस के जो आदमी 2 टर्म मुख्यमंत्री रहा हो वो कह रहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, वो कह रहे हैं कि देश को खतरा है इस व्यक्ति के आगे आने से, तो जब इनके मुख्यमंत्री वो बात कह रहे हैं और उसको परा कहेंगे तो हम लोग इसका खंडन करते हैं और इसको इसका दुर्भाग्यपूर्ण बयान इसको हम मानते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि वीरों की धरती उत्तराखंड, जहाँ से हर परिवार से एक दूसरा सैनिक जाता है, तीसरा सैनिक जाता है, बड़े बड़े जनरल्स दिए उत्तराखंड ने, उस धरती के पूर्व मुख्यमंत्री को इस बात का खंडन करना चाहिए, अमरिंदर सिंह की इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि वो एक ऐसे व्यक्ति के गलबैया डाल के खड़े हैं, उसको मुख्यमंत्री बनाने का चेहरा बना रहे हैं जिसका संबंध राष्ट्रद्रोहियों से है, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है। देखिए दीपक जी, मुझे हैरानी होती है इस कांग्रेस को देख के। राहुल गांधी हर छोटे से बात पर ट्वीट करते हैं। क्या आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बाहर आके कहना नहीं चाहिए था कि वो हमारा परा नहीं, हमारा शत्रु है? क्यों कांग्रेस के अंदर लगातार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान की जय जयकार की जा रही है, हमारे जितने भी 2 हिंदुस्तान के दुश्मन हैं उनकी प्रशंसा की जा रही है, उनसे जाके एम्बेसीज में मिला जा रहा है, रात को खाना खिलाया जा रहा है, ये सब क्या हो रहा है? तो कांग्रेस को विचार करना चाहिए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी को आगे आके कहना था कि वाकई जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा उसकी जांच की जानी चाहिए, और जनरल बाजवा पाकिस्तान का सेना का जो अध्यक्ष है वह हमारा परा नहीं हो सकता है, इस बात को स्पष्ट करना चाहिए था। लेकिन छोटी छोटी बातों पे ट्वीट करने वाले राहुल गांधी कहाँ खो जाते हैं, इसका तो हमें समझ नहीं आता है। अब हरीश रावत जी ने एक नया शिगुफा छोड़ा है, वो चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर इनफाइटिंग है, उनके लीडर ऑफ अपोजिशन उनकी बात नहीं सुनते हैं, उनके और उनके बीच में झगड़ा चल रहा है, तो वो चाहते हैं कि एक दलित मुख्यमंत्री उत्तराखंड के लिए भूल जाए। आप कैसे देखते हैं उनके इस बयान को, या आप इसे राजनीतिक शिगुफा मानते हैं? देखिए, हरीश रावत जी के बारे में किसी ने मुझे कहा कि हरीश रावत वह अंग्रेजी की किताब है जो पसंद तो बहुत आती है लेकिन समझ नहीं आती। तो हरीश रावत जी कहाँ बोलते हैं, कहाँ निशाना होता है। हरीश रावत जी के पास तो बहुत मौके आए थे जब वो किसी अनुसूचित भाई को मुख्यमंत्री बना सकते थे। आप याद कीजिए 2012 में दिल्ली में खाना पीना छोड़ के बैठ गए थे बहुत दिनों तक कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। उस वक्त तो उनकी अनुसूचित जाति के एक बहुत प्रमुख नेता मुख्यमंत्री दौड़ में थे, उनको तो नहीं बनने दिया उस वक्त। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ उनका निशाना कहीं होता है। हरीश रावत जी किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते, वो सिर्फ स्वयं को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, स्वयं को सत्ता में रहना चाहते हैं, बाकी सब आडंबर है। ठीक है, अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर। 57 सीटों के साथ उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी जीती, लेकिन आपको 3-3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। पहला सवाल क्यों, और क्या उसके बाद आप स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी का नारा बुलंद कर सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपके दर्शकों को तो खैर स्पष्ट ही है, आप लोगों को ज़्यादा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमने मुख्यमंत्री एक बार जो तीरथ जी को हमको टेक्निकल रीजन से बदलना पड़ा, एक संवैधानिक बाध्यता थी उसके कारण बदलना पड़ा। दूसरी बात, आप चाहे इसको स्वीकार न करें, आपके दर्शक जरूर स्वीकार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों के यहाँ कोई पद को पाने के लिए ऐसी मारकाट कुछ नहीं रहती है। अगर किसी आदमी को मुख्यमंत्री बनाया और हमको लगता है कि दूसरा व्यक्ति आके इसको ज़्यादा अच्छा क्लिक करा सकता है, ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, और फुटबॉल की तरह हमको पास देना है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने पास दिया आगे तीरथ जी को, तीरथ जी ने पास दिया पुष्कर सिंह धामी जी को, पुष्कर सिंह धामी जी गोल कर देंगे। तो इसको आप इस तरह से टीम एफर्ट्स के रूप में लीजिए। हमारे यहाँ पद नहीं, जिम्मेवारी है, और हमारे यहाँ चुनाव जीतने के लिए और उत्तराखंड के कल्याण के लिए हम लोग सब कुछ करेंगे। उत्तराखंड के भले के लिए अपनी जान भी दे देंगे, उत्तराखंड के और देश के भले के लिए जो कुछ करना है वो सब कुछ हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का किसका मुख्य मुकाबला मानते हैं आप उत्तराखंड में, क्योंकि चुनाव राउंड द कॉर्नर है, बिल्कुल सामने है, कई छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टी भी जोर लगा रही हैं? देखिए दीपक जी, हम कोई अहंकार से भरे हुए नहीं हैं, हम कोई अहंकारी लोग नहीं हैं। हम ये कहें कि हमारे सामने कुछ नहीं है, हमको हमारा किसी से मुकाबला नहीं है, ये अहंकार हमें नहीं है। हम लोग हमारा मुकाबले में जो राजनीतिक दल हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत उनके साथ चुनाव लड़ेंगे, और हम लोग जो हमने काम किया है
और आगे के जो हमारे कार्यक्रम है वह बताएंगे। उत्तराखंड की जनता हमको आशीर्वाद देगी। और मैंने जो कहा ना, जो आपने शुरू में बात बोली कि हमारे यहाँ लाइन लगी है लोगों की, तो ये द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार में आ रही है। यही द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है। यही द्योतक है कि 2022 फतेह है। ठीक है, आपने कहा 2022 फतेह है, लेकिन अगर मैं उत्तराखंड का वोटर होता और उत्तराखंड के एक वोटर की तरफ से एक पत्रकार के तौर पर मैं आपसे पूछता हूं कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर क्यों वोट दे जनता? दीपक जी, मैं बिल्कुल, आपका सवाल जायज़ है और उसका जवाब भी बनता है। आप 2017 के जरा फ्लैशबैक में जाइएगा। हरीश रावत जी की सरकार थी, दो बार दो जगह से चुनाव हारे। क्यों हारे थे ये जरूर सोचना पड़ेगा जब आप हमारे कार्यकाल की बात करेंगे। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, भाई भतीजावाद, हर चीज़ चरम पर थी। हमारी सरकार ने आके, त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे मुख्यमंत्री बने, हमने जीरो टॉलरेंस की बात की। हमने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। उत्तराखंड की जनता ने हमारी इस बात को सर पे हमको रखा और हमको 5 लोकसभा सीट जिताई। हमने उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस करके दिखाया, उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करके दिखाया। ये क्या कम छोटी बात है? हमने उत्तराखंड के अंदर अटल आयुष्मान कार्ड चलाया। उत्तराखंड उन पहले राज्यों में से है जहाँ की पूरी समूची जनता को, हमारी जनसंख्या को अटल आयुष्मान के हम लोग दायरे में लाए। आप देखिए, 1 रुपये में नल का कनेक्शन, ये क्या छोटी योजना है क्या? और ये राज्य सरकार की योजना और केंद्र की अगर बात करेंगे तो अब मैं आपको ऐसी योजनाएं आपको गिनाऊंगा। आप उजाला और जितनी हमारी स्कीम्स हैं, जनधन की और सारी स्कीम्स हैं, वो तो है, लेकिन आप देखिए 4 धाम की सड़कें। दीपक जी, आप तो अक्सर टीवी पे जब आप शो करते हैं राजपथ से चौड़ी सड़कें आज आपको पूरी बद्रीनाथ की सड़कें दिखेंगी। ये छोटी बात नहीं है। आप पहाड़ में जहाँ सिंगल गाड़ी जाने की जगह नहीं थी, वहाँ 50-50 फीट की सड़कें बन गई हैं। क्या ये मामूली बात है? क्या पहाड़ में कभी रेलगाड़ी की कल्पना की थी क्या? आज हमारा कर्णप्रयाग का राजमार्ग चल रहा है, पूरा कर्णप्रयाग का जो रेलवे लाइन है उस पर काम चल रहा है। बहुत सारे ऐसे काम है। केदारनाथ का नवनिर्माण होना, क्या ये छोटी बात थी? आप देखिए, उत्तराखंड से पिछले 4.5 सालों में 5 जनशताब्दी एक्सप्रेस शुरू हुई हैं। क्या ये साधारण बात है क्या? उत्तराखंड के अंदर जितना धन केंद्र ने विकास की योजनाओं में लाई है वो कोई छोटी बातें नहीं है। इसलिए उत्तराखंड की जनता हम लोगों को फिर आशीर्वाद देगी और हम आप आगे के कार्यक्रम भी उनको बताएंगे। हमें पूरा विश्वास है और जिस तरह के वातावरण दिख रहा है वह भी स्पष्ट है। आपने कहा जिस तरह का वातावरण दिख रहा है, लेकिन ये भी अगर देखा जाए तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी गुटबाजी है। क्या आप स्वीकारते हैं कि उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी गुटबाजी है और आने वाले चुनाव में वो पार्टी का नुकसान कर सकती है? आप उसको इस तरह से लेते हैं, हम उसको हेल्दी कंपटीशन की तरह से लेते हैं। हम सब लोग काम कर रहे हैं, हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं। ज़रूर हमारे बाकी सांसद भी चाहते हैं कि अनिल बलूनी ने ये काम किया तो फलां कह रहे कि मैं भी ये काम करके दिखाऊंगा, दूसरा कह रहे मैं भी ये काम करूंगा, तीसरा कह रहे हमारे देखिए कितने सारे विधायक बैठे हैं, इनमें भी तो कंपटीशन है, तो इसको गुटबाजी मान लेंगे आप क्या? हमारे यहाँ हेल्दी कंपटीशन होता है, गुटबाजी कांग्रेस के यहाँ होती है। अच्छा, आपने माना कि आपके यहाँ हेल्दी कंपटीशन होता है, लेकिन इस हेल्दी कंपटीशन को विपक्ष ये कहता है कि देखिए साहब, इतना हेल्दी कंपटीशन था कि 3 बार मुख्यमंत्री बदलने पड़े। विपक्ष इस बात की उलाहना आपको देता है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर चाहे प्रादेशिक स्तर पर। अच्छा, जब हरीश रावत जी ने, विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे, जब हटवाया था तब क्या था? तब वहाँ गुटबाजी नहीं थी, होती थी क्या? ऐसा नहीं। मैंने कहा ना, हरीश रावत जी धरने पे बैठे, उन्होंने धरना दिया, वो रोज़ जाके हर की पौड़ी पे धरने पे बैठ जाते थे, रोज़ का ये कार्यक्रम होता था। बाकी कांग्रेस के नेता भी यही काम करते थे। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ तो जिसको पद नहीं, जिम्मेवारी है, जिसको दी जाती है वो जिम्मेवारी की तरह करता है। अभी आप देखिए, रोज़ बयानबाजी की जंग चल रही है। एक आदमी टिकट घोषित कर रहा है, दूसरा कह रहा है तो टिकट घोषित ही नहीं हुई अभी तक। क्या क्या चल रहा है आप देखिए। उनकी एक यात्रा चल रही है, उसमें रोज़ मारपीट हो जा रही है। हमारे को पुलिस बंदोबस्त लगाना पड़ रहा है उनकी यात्राओं पे, बड़ी समस्या हो रखी है।
ऐसा लगता है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कांग्रेस की रैलियों में ख़राब ना हो जाए, तो अब उसको भी संभालने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ रही है। तो इसलिए हमारे यहाँ ऐसा नहीं, उन्हीं के यहाँ ऐसा है। तो आपके लिए तो खुशी की बात है ना कि कांग्रेस में अगर 4 जूतेलाज चल रहे हैं तो इससे तो भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होगा। नहीं, अच्छा होता कि विपक्ष की भूमिका निभाते, हमें विकास के कामों पे घेरते, हमारे को मजबूर करते कि हम और विकास करें, तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता। ये जूते चप्पल चलने से इस राज्य के लोगों का कोई भला नहीं होने वाला है। अच्छा होता कि विपक्ष की भूमिका में हमको पकड़ते, हमारे कान खींचते कि ये काम क्यों नहीं हुआ, तो हमको ज़्यादा अच्छा लगता। एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, देवस्थानम बोर्ड वाला, क्या आप लोग अब साधु संतों को, पुजारियों को, महंतों को कन्विंस कर पाए हैं कि नहीं ये आपकी भलाई के लिए है? क्योंकि कांग्रेस ये वादा कर रही है कि अगर हम आए तो पहली कैबिनेट मीटिंग में इसको ख़त्म कर देंगे। देखिए, देवस्थानम बोर्ड पे कुछ लोगों को जो गलत फहमियाँ थी उसको हम दूर करना चाहते हैं, और हमने स्पष्ट भी किया कि हम इसको दूर करना चाहते हैं। और तमाम हमारे जो पंडा पुरोहित भाई हैं उनके साथ बैठ के हम लोगों ने तैयारी भी कर ली है। उन्हीं के साथ बैठ के कहा है कि आगे एक समिति बनाइए, जो आप लोग बोलेंगे, जो आपके भले के लिए, वह हम करेंगे। देखिए, सब हमारे भाई हैं और हम चाहते हैं कि उनके कल्याण के लिए काम हो। उन्हीं की कमेटी है, वही तय करेंगे, और जैसा आगे होगा वो सब मिलकर तय करेंगे। वो कमेटी शीघ्र अपनी रिपोर्ट देगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे 4 धाम के पुरोहित है, पंडा भाई हैं, वह सबके हिसाब से ही होगा। उनकी नाराज़गी बिल्कुल नहीं, वो हमारे साथ के लोग हैं, हम उनकी नाराज़गी नहीं होने देंगे। ठीक है, अगर आपके व्यक्तिगत राज्यसभा सांसद के तौर बात की जाए अनिल जी, तो आप नई पीढ़ी के हैं, आपने नई तरह की राजनीति को जन्म दिया है। आप कहते हैं कि मुझे माला मत चढ़ाइए, मतलब माला मत पहनाइए, आप कहते हैं मेरे पोस्टर मत लगाइए, आप कहते हैं मेरे बैनर मत लगाइए, लेकिन राजनीति में तो इसे आभूषण माना जाता है। जब तक धक्का मुक्की ना हो, जब तक चप्पल ना चले। कांग्रेस में तो ये माना जाता था एक ज़माने में कि जब तक धक्का मुक्की ना हो, अच्छी रैली नहीं हुई। तो आप ये पोस्टर लगाना भी बंद कर रहे हैं, माला भी बंद कर रहे हैं, क्यों? क्या साबित करना चाहते हैं? नहीं दीपक जी, इसमें देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, और प्रत्येक व्यक्ति एक अलग तरीके की चीज़ें चाहता है। दीपक चौरसिया अलग तरीके की एंकरिंग करते हैं, पिनाज बैठी हैं, वो अलग तरीके की एंकरिंग करती हैं, उनका अलग तरीके का आपने तो हमको ही रगड़ दिया। मेरा एक अलग तरीके का तरीका है। मुझे मालाएं और होर्डिंग, पोस्टर, ये सब मैंने बंद कर दिए हैं। मैंने कहा, आपको दीपक जी सुन के बड़ी हैरानी होगी कि मुझे सांसद बने 3 साल हो गए हैं और मेरा स्वागत ही नहीं हुआ आज तक। तो मेरे स्वागत ही नहीं कराया है, और मैं अपनी सांसद निधि से कभी भी उद्घाटन नहीं करता हूँ। मेरे उद्घाटन वहीं का कोई कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति जिसको वो तय करे करता है। मैं अपने सांसद निधि के कामों का भी उद्घाटन नहीं करता हूँ, रिबन नहीं काटता हूँ। मेरा एक तरीका है, हर व्यक्ति की अपनी एक काम करने का तरीका होता है। हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए, हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आए, लेकिन ये मेरा अनिल बलूनी का तरीका है काम करने का, इसलिए मैं करता हूँ। क्या यही आने वाले समय की राजनीति होगी कि राजनीति में कम शोर शराबा, राजनीति के अंदर इस तरह का जो महिमा मंडन है वो कम हो जाए? क्या आने वाले समय की राजनीति है ये 20 साल 30 साल बाद की? नहीं, देखो दीपक जी, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या भविष्य में क्या होगा, मैं कह नहीं सकता। लेकिन एक बात तय है कि मैं इसी प्रकार की राजनीति करूँगा, और मेरा यही तरीका है काम करने का। हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आए, कुछ को ना आए। आप मीडिया प्रभारी भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और 2019 में के लोकसभा चुनाव हो या जितने विधानसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है या जो भी परिणाम होता है उसमें आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन आप सांसद भी हैं। तो ये दोहरी जिम्मेदारी आप पर है, राज्य का प्रतिनिधित्व करना, राष्ट्रीय मुद्दों का प्रतिनिधित्व करना, और मीडिया प्रभारी के तौर पर पार्टी की छवि को चमकाना। तो कैसे निभाते हैं, कैसे आप इन दोनों रोल्स को निभाते हैं और कैसे काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? देखिए दीपक जी, आप लोग मीडिया प्रभारी होने के नाते हमको व्यस्त रखते हैं। आप लोग कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि हमको मेहनत करनी पड़ती है राउंड द क्लॉक, उसको ठीक करते रहना पड़ता है। तो इसलिए वो काम तो है, लेकिन उसी के बीच में इसको लिए भी समय निकालना पड़ता है। लेकिन जब राज्यसभा सांसद के रूप में मैं कुछ कंट्रीब्यूट करता हूँ उत्तराखंड के अपने भाई बहनों के लिए, तो मुझे उस वक्त प्रसन्नता होती है और मेरा मनोबल बढ़ता है। मैं उससे पार्टी के लिए भी ज़्यादा काम कर पाता हूँ और सांसद के नाते भी ज़्यादा काम कर पाता हूँ। तो पत्रकार आपको दुखी करते हैं? जी, मैं कह रहा हूँ पत्रकार आपको दुखी करते हैं, हम टीवी चैनल वाले एंकर्स आपको दुखी करते हैं कि देखो भाई आज क्या बोल दिया? अधिकांश समय तो आप लोग तंगी करते हैं, बाकी कभी कभी ठीक रहता है, लेकिन अधिकांश समय मीडिया के जो साथी हैं उनका काम भी है, मैं गलत नहीं मानता। आप लोग लोकतंत्र में के प्रहरी हैं, तो इसलिए आप लोग भी हमको पकड़ के रखते हैं। जैसे मैंने कहा कि
कि कांग्रेस अच्छा होता कि हमको यहाँ विपक्ष के नाते हमारे कान रोज़ पकड़ती तो हम और अच्छा काम करते। इसी प्रकार से आप लोग भी पकड़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है। कोई ऐसा मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि नेता और मीडिया में सास बहू या पति पत्नी का रिलेशनशिप होता है। दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते और दोनों का एक दूसरे के साथ चलता भी नहीं है। नहीं, हमें कोई आपत्ति भी नहीं है, हमें कोई आपत्ति भी नहीं है। हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, हम राउंड द क्लॉक काम करते हैं। आप प्रधानमंत्री जी के लगातार 2 दिन से अमेरिका के कार्यक्रम भी देख रहे हैं और आप हमको जो हमारी मेहनत का वो हिस्सा हमको और अच्छा मिले तो हमें और अच्छा लगता कि अगर उन कामों के सकारात्मक पक्ष मीडिया और अच्छा दिखाए तो ज़रूर दिखाए, लेकिन जब हमारी कोई कमी है तो उसको भी उजागर करें, हमको इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन अनिल जी, मैं कहना चाहूँगा, है शब्द तारीफ के, लेकिन आज अगर भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, जो कि एक फैक्ट है, और नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे पॉपुलर नेताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो इंटरनेशनल एजेंसीज के सर्वे कहती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी मीडिया सेल की भी मेहनत है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ एक सांसद के तौर पर कि आप जो सांसद निधि होती है, क्योंकि आप पहाड़ के लिए ज़्यादा काम करते हैं, लोग कहते हैं आप दिल्ली में पहाड़ की आवाज़ हैं, तो आप सांसद निधि में नाली, खड़ंजा, भवन, इस तरह के काम क्यों नहीं करते? क्योंकि ज़्यादातर सांसद तो यही करते हैं। आपका मूल फोकस किस पर होता है? देखिए, जब मैं सांसद बना तो मुझे लगा कि क्या क्या काम प्रायोरिटी पे होने चाहिए। मेरे को लगा कि उत्तराखंड के अंदर हेल्थ पे काम किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देखिए, मैंने अपने सांसद निधि से कोविड से पहले मैंने आईसीयू बनाने शुरू किए। मैंने 3 आईसीयू पे काम करना शुरू किया, उसमें एक किसी कारण से नहीं पूरा हो पाया, 2 मेरे आईसीयू पूरे हो गए। मैंने देखा इस कोविड के टाइम पर उन आईसीयूज़ ने इतना अच्छा काम किया, उसमें लोगों का बहुमूल्य जीवन बच सका। तो ये अपने आप में मेरे को मन में भी शांति हुई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड के अंदर आने वाले समय में मुझे हेल्थ के क्षेत्र में और काम करना है, चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में और काम करना है। और आने वाले समय में मैं काम कर रहा हूँ एक कैंसर हॉस्पिटल के लिए। मैंने उत्तराखंड के जो हमारा दूसरा अंचल है कुमाऊं का, उसमें एक और एम्स बनाने की, हालांकि हमारा छोटा राज्य है, लेकिन हमने कहा कि यहाँ दुर्गम स्थितियाँ हैं, एक एम्स और होना चाहिए, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तमाम योजनाएं चल रही हैं। हमने जो पैरामिलिट्री हमारी है, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, इनके हमारे सुदूर क्षेत्रों में हॉस्पिटल्स हैं। तो उस वक्त हमने, राजनाथ जी गृह मंत्री थे, उनसे बात करके वहाँ पर ओपीडी सुविधा शुरू करवाई। तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं जिससे लोगों को लाभ हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मैं हेल्थ के क्षेत्र में और काम करूँगा और लोगों का बहुमूल्य जीवन बच सके। देखिए दीपक जी, उत्तराखंड हमारा छोटा सा चाहे राज्य है, लेकिन अगर आप देखेंगे पिथौरागढ़ का दुर्गम क्षेत्र, वहाँ से हल्द्वानी आना, देहरादून आना संभव नहीं है। बहुत पीड़ा होती है छोटे सी चीज़ के लिए जब उतर के आना पड़ता है। अगर मैं वहाँ के लोगों को कुछ सुविधा दिला पाया तो ये सबसे बड़ी हम लोगों के लिए उम्मीद आगे के लिए भी होगी कि हम लोगों को और इस तरह की सुविधा दे पाए। दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सा के लिए मैं नियमित रूप से काम करूँगा। कैंसर हॉस्पिटल, आप खुद कैंसर से लड़े हैं, तो कैंसर हॉस्पिटल की खुशखबरी उत्तराखंड को कितनी जल्दी मिलने वाली है? देखिए, मैं समय पे नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं इतना बताता हूँ कि एडवांस स्थिति में है, बहुत ही आगे चल रहा है चीज़ें। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय जो हमारे एटॉमिक एनर्जी के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी, ये सब लोग अपने उसमें तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जल्दी उत्तराखंड को एक टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल की एक शाखा उत्तराखंड में बहुत जल्दी खुलने वाली है। ठीक है। चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक मिथक है उत्तराखंड में, जब से उत्तराखंड बना है, कि यहाँ पर किसी भी पार्टी की सरकार दूसरी बार रिपीट नहीं होती। जैसे कांग्रेस है तो अगली बार बीजेपी आई, बीजेपी है तो फिर कांग्रेस आई, कांग्रेस है तो बीजेपी आई। इस मिथक को आप कैसे तोड़ेंगे? और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या ये चुनाव पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा? देखिए, आप मिथकों को तोड़ना हम लोगों का काम है। हमने पहले भी बहुत सारे मिथक तोड़े हैं। केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बने रहना गिर जाती थी, ये एक मिथक था, उसको हमने तोड़ा। गैर कांग्रेसी सरकार का रिपीट करना, ये एक मिथक था, उसको हमने तोड़ दिया। उत्तराखंड के अंदर सरकारें रिपीट होती हैं, रिपीट नहीं होती हैं, इसका मिथक भी इस 2022 के चुनाव में हम तोड़ देंगे। और क्या ये चुनाव पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर लड़े जाएंगे क्योंकि वो मुख्यमंत्री है? निश्चित तौर पे। देखिए, मैंने कहा ना,
हम जो मैंने आपको शुरू में कहा कि पूरी टीम खेलती है, लेकिन गोल कौन कर रहा है, वो लीडर है। तो निश्चित तौर पे पुष्कर सिंह धामी हमारे मुख्यमंत्री हैं, पुष्कर सिंह धामी हमारे चुनाव के जो अभियान है उसको लीड कर रहे हैं, तो पुष्कर सिंह धामी हमारे टीम के कैप्टन हैं, हम सब लोग सदस्य हैं उनके, हम सब लोग खेलेंगे और निश्चित तौर पर पूरी टीम जीतेगी। पुष्कर सिंह धामी हमारी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, अब चूंकि उत्तराखंड 21 साल का हो गया है, तो इस 21 साल की युवा के लिए पहाड़ की आवाज़ अनिल बलूनी के मन में क्या है, क्या होना चाहिए इस साल में, क्या बढ़िया होना चाहिए इस साल में? देखिए, उत्तराखंड में मैंने जो मेरे को जो दर्द है सबसे बड़ा, वो चिकित्सा का है, स्वास्थ्य की सेवा में। दीपक जी, बहुत मार्मिक क्षण होता है जब किसी व्यक्ति को खाट से उठा के पूरे हम लोग डोली बना के ऊपर तक लाते हैं इलाज कराने के लिए, और वो बहुत दूर तक, और रास्ते में कई बार दुर्घटना हो जाती है। उसको पूरा करना ये हम लोगों का लक्ष्य है। उत्तराखंड का युवा ऐसी शिक्षा ले, ऐसी सुविधाएं उनको मिले कि देश के जो सबसे अच्छे राज्यों में सुविधाएं हैं उनसे वो टक्कर ले पाए और आगे बढ़ पाए। इस सब के लिए हेल्थ, चिकित्सा और शिक्षा और उनको जो बेहतरीन सुविधाएं हैं वह सब मिल पाए, ये हम लोगों का है। रोज़गार के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, रोज़गार में लोगों को आगे बढ़ सके। दीपक जी, जो आपने कहा ना उत्तराखंड की आवाज़, उत्तराखंड की आवाज़ इतना तेज़ चल रही है। आप देखिए दिल्ली में हमारी प्रतिभाओं को देखिए, आप उत्तराखंड की प्रतिभाओं को आप देखिए टीवी पे रोज़, अगर कहीं ना कहीं आप मीडिया में देखिए, तमाम बड़े बड़े एंकर हमारे उत्तराखंड से। आप इस वक्त देश के, हमारे लिए गर्व की बात है कि देश के CDS हमारे उत्तराखंड से, देश के NSA हमारे राज्य से। एक से एक उत्तराखंड की प्रतिभाएं इस वक्त क्रिकेट से लेके फुटबॉल से लेके हॉकी तक तमाम जगह उत्तराखंड की प्रतिभाएं छाई हुई हैं। और आने वाला समय, हम छोटा सा राज्य हैं दीपक जी, लेकिन देखिएगा आने वाले समय में उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड का व्यक्ति इस देश के विकास में और कंट्रीब्यूट करेगा, उसका प्रतिनिधित्व और ज़्यादा बढ़ेगा, ये बात तय है। चलिए, आपके मुंह में घी शक्कर, हम यही कहेंगे। अब चूंकि 21 साल का हो गया है उत्तराखंड में, चाहता हूं चलते चलते अनिल जी का धन्यवाद करें और इस 21 साल के उत्तराखंड के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड दिन दूनी रात चौगुनी ऐसी ही तरक्की करते रहे। हमारे इस खास कार्यक्रम में आए, आप हमसे जुड़े और इतनी बड़ी तादाद में आकर आपने हमारा हौसला बढ़ाया, इसके लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।